स्वागत है भैया सभी लोगों का। पिछली बार हम लोगों ने बीएचयू का पेपर सॉल्व किया था। अभी इस क्लास में हम लोग पीएटी 2017 के पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ बहुत बुरे क्वेश्चन भी रहे, यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी रहे। सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हो सके तो पेन लेकर के बैठना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने वाला हूँ, नोट करते जाना, है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक दिया हुआ है। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम, सब लोगों को मालूम है एग्रीकल्चर टर्म कहाँ से आया है ना। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। एग्रिक और कल्चरा से, AGRIC एंड CULTURA, एग्रिक एंड कल्चरा। ठीक है, अभी कॉमन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। एग्रिक और कल्चरा में एग्रिक मीन्स होता है सोइल और कल्चरा मीन्स टू कल्टिवेट, है ना। तो कल्टिवेशन ऑफ सोइल इज एग्रीकल्चर। सेकेंड इज 102 नंबर का क्वेश्चन, द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम, सब लोगों को मालूम है एग्रोनॉमी टर्म कहाँ से आया है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी जो है शब्द का मतलब होता है एग्रोस और नोमस से मिलके बनता है। पहले तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। एग्रोस जो है इसका मतलब होता है फील्ड, और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, मतलब मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड पर आप किस तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, वही चीज़ क्या है, एग्रोनॉमी है ना। एक सिंपल सा ट्रिक है, वैसे 100% तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी याद रखना, याद करना आसान हो जाता है कि जहाँ भी तुम लोगों को कल्चर शब्द मिले वहाँ समझना कि लैटिन से आया है, और जहाँ भी नोमस या लॉजी वर्ड आए समझना कि ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से। लेकिन 100% ऐसा नहीं होता है। जैसे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी सुनने में लगता है ग्रीक से आया होगा, लेकिन पोमोलॉजी पोमम और लोगस दो वर्ड से मिलके बना है, जहाँ पोमम जो है लैटिन से आया है और लोगस जो है वो ग्रीक का है। तो गड़बड़ नहीं करना। अगर आप लोगों को लगता है कि कौन से लैटिन, कौन से ग्रीक, कौन से फ्रेंच, कौन से इंग्लिश वर्ड हैं और उनसे एग्रीकल्चर में क्या क्या आए हैं काम के शब्द, तो पूरी शब्दावली पे हम लोग एक वीडियो लेक्चर 15 मिनट का बना सकते हैं। अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है अगला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज खरीफ सीजन क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में खरीफ सीजन की, यहाँ आप देखोगे वीट रबी का है, ओट बारले, वीट ओट बारले तीनों याद रखना अनाज वर्गीय सीरियल क्रॉप है जो कि रबी सीजन की है। बरसिम भी रबी सीजन की पल्स है। ठीक है, फोडर क्रॉप के रूप में यूज़ होती है। और बाजरा जो है ये खरीफ सीजन का है ना। तो अपन ने सुना ना ज्वार बाजरा बारिश के सीजन वाले। सिंपल क्वेश्चन था। अगला है रोजेल एंड मेस्टा आर एग्जाम्पल ऑफ, कि रोजल और मेस्टा जो है किसके उदाहरण है। मेस्टा तुम लोगों ने सुन रखा होगा, रोजल हो सकता है नया शब्द हो। तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो रोजेल और मेस्टा, मेस्टा जो है पटसन को ही कहते हैं, उसके रेशे को भी मेस्टा ही कहते हैं। जूट का जो रेशा होता है और रोजेल का जो रेशा होता है, इसको कहते हैं बास्ट, है ना। तो रोजल और जूट का रेशा बास्ट हुआ, पटसन का रेशा हुआ मेस्टा। ठीक है, जैसे नारियल का रेशा कोयर कहलाता है, कोयर, है ना। और कपास का रेशा जो है वो लिंट कहलाता है। तो अलग अलग है, याद रखना। तो यहाँ पे रोजल, मेस्टा यानी कि पटसन, है ना, और जूट इन सब के तने से मिलता है। ठीक है, और लिंसीड का रेशा फ्लेक्स कहलाता है, वो भी तने से ही मिलता है ना। तो ये सारे तने से मिलते हैं, लिंसीड मतलब अलसी। और बाकी जो है बच गए, इनमें कौन बच गए, कॉटन सीड, तो वहाँ सीड से मिलता है ना। नारियल के फ्रूट से मिलता है। अब फिर वहाँ आउटर लेयर एक्टोडर्म से मिलता है। अब वो डिटेल में नहीं जाते, पर अभी इतना याद रखो केवल आप लोग, ठीक है, कि ये दोनों ही रिलेटेड है किससे, फाइबर क्रॉप से। तो आंसर आएगा डी। अगला है 105 नंबर पे, कि निपिंग इज रिकमेंडेड इन विच टाइप ऑफ चिकपी, है ना। तो यहाँ पे देसी चिकपी आएगा, अपना जो देसी चना होता है उसमें निपिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब निपिंग क्या चीज़ है ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। निपिंग जो है 15 से 20 सेंटीमीटर जब प्लांट की हाइट होती है चने की, ग्राम की, और टाइम होता है 30 to 35 डेज, 30 से 35 दिन की अवस्था। उस स्टेज में उसका जो टॉप पार्ट होता है ना, शीर्ष भाग होता है, वहाँ की कलिकाओं को, बर्ड्स को हटा दिया जाता है। इसको निपिंग कहते हैं। निपिंग क्यों करते हैं, तो एपिकल डोमिनेंसी को ख़त्म करने के लिए। एपिकल डोमिनेंसी मतलब शीर्ष प्रभाविता, पौधा लंबाई में बढ़ता जाता है और साइड में ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग नहीं होगी तो उन्हीं ब्रांचिंग से ही तो पोड और फ्रूट प्रोडक्शन हो रहा था, वहीं से ही तो चने का उत्पादन होता। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एपिकल डोमिनेंसी को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाला हिस्सा हाथों से तोड़ देते हैं। टिप वाला पार्ट जो है, कुछ बर्ड्स जो है, कुछ कलिकाएं जो है वो तोड़ देते हैं, इसको कहते हैं निपिंग।
लेकिन निपिंग सर अगर मान लो थोड़ा बहुत चने के पौधे हो तो हाथों से कर देंगे, पूरा लंबा चौड़ा अगर मान लो 10-20 हेक्टेयर का फार्म है तो कैसे होगा। तो बोले इसको करने के लिए केमिकल मेथड भी यूज़ होती है। बेस्ट मेथड है टीबा, केमिकल होता है TIBA, है ना, 2,3,4 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड फुल फॉर्म होता है। रिपीट करके सुनना नहीं समझ में आया हो तो। और इसके स्प्रे करने से ऑक्सीन जो है एपिकल डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीन हार्मोन, तो वो जो है उसकी डोमिनेंसी खत्म हो जाती है या प्रोडक्शन उसका बंद हो जाता है, ठीक है। और साइड में ब्रांचिंग होना शुरू हो जाती है, इस तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग साइड में शुरू होती है। देसी चने में इसलिए क्योंकि इसमें एपिकल डोमिनेंसी ज़्यादा पाई जाती है बजाय काबुली चने के। काबुली चना जो है उसमें साइड में ब्रांचिंग होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, होती उसमें भी है लेकिन साइड में ब्रांचिंग उसमें बराबर निकलती है, इसलिए उसमें ज़रूरत नहीं होती है ना। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसिंग इज रिकमेंडेड फॉर हायर यील्ड ऑफ ऑनियन बल्ब। ठीक है, कि इनमें से कौन सा प्याज लगाने के लिए जो है रिकमेंड करना चाहिए स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो। तो यहाँ आया है आंसर इसका 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर। देखा जाए तो आपके नोट्स में और बुक्स में 15 बाई 10 सेंटीमीटर मिलेगा, किसके लिए, अनियन के लिए। और ये जो आंसर आया है 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर, ये रहता है एग्जैक्ट गार्लिक के लिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अपने को 15 गुना 10 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या लगाएं, 15 गुना 7.5 है ना, 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर। वेयर एज 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो एंड 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट। ओके, तो अगला है 107 फॉर टेबल पर्पस रेडिश एंड कैरेट प्रोड्यूसिंग द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज। पहले तो टेबल पर्पस मतलब खाने के उद्देश्य से, है ना, मतलब कि आप समझना कि किचन गार्डन कर रहे हो, ठीक है, या टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो, या इस तरह की चीज़ें कि आप खुद से अपने खाने के लिए उगाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है क्या रखा जाएगा, स्पेसिंग क्या रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है और आंसर दिया हुआ है 45 बाई 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, तो 45 बाई 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन जनरली यदि पूछे तो 45 बाई 10 सेंटीमीटर आता है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको पर्पस क्या दिया, टेबल पर्पस, तो आंसर है 45 बाई 7.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज फॉलो इन डल लेक ऑफ कश्मीर। सब जानते हैं कश्मीर में डल झील है और डल झील में तैरता हुआ उद्यान यानी कि फ्लोटिंग गार्डन मिलता है। तो 108 का आंसर होगा ए, है ना। अब फ्लोटिंग गार्डन के लिए बेस बनाया जाता है और इस तरह पानी में होने वाली खेती को क्या कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता तो आंसर होता बी, है ना। तो उस कंडीशन में आंसर देते अपन बी। क्यों, तो बोले कि हाइड्रोपोनिक्स या एक्वापोनिक्स मतलब जल में खेती, या कहें सोइल लेस कल्टीवेशन अगर कहता तो हाइड्रोपोनिक्स। लेकिन यहाँ उसने क्या पूछा है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज फॉलोइंग डल लेक ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की डल लेक में कौन सी गार्डनिंग, तो बोले गार्डनिंग तो फ्लोटिंग गार्डनिंग हो रही है वहाँ पे, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला है भैया, वेजिटेबल आर पेक्ड इन केन्स एंड प्रोसेस्ड इन हीट इन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोग इसको जो है ब्लांचिंग समझ लेते हैं। ब्लांचिंग की जाती है वेजिटेबल्स में, ठीक है, और यहाँ की जा रही है केन के बारे में बात हो रही है। जो केनिंग करते हैं, केनिंग या डिब्बाबंदी में वेजिटेबल अंदर घुसा देते हैं और डब्बा बंद कर देते हैं, तो अंदर आसानी से सब्जियां बैठ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वेट आ सके, और साथ में जो एंजाइम्स हैं वो निष्क्रिय हो जाए, फिनोलेज एंजाइम काम करना बंद कर दे, माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाए, इसके लिए करते थे ब्लांचिंग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 से 5 मिनट के लिए, है ना। BHU में आया हुआ क्वेश्चन था, पिछली क्लास में बताया था, BHU का पेपर सॉल्व किया था। यहाँ पूछ रहा है कि आपने केनिंग कर दी, डब्बे में सब्जी भर दी, अब उस डब्बे को आप डायरेक्ट यदि एक्सपोर्ट कर दोगे तो वो डब्बे के बाहर जो हाथ लगे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, उनके कारण कंटेमिनेशन हो जाएगा। तो इनको स्टरलाइज करना ज़रूरी है ना। तो रिटॉर्टिंग जो है इसका मतलब है एक बड़ा सा मेटल का प्रेशर चेम्बर होता है जिसमें एयरेशन हुआ, मॉइस्चर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है। तो हाई टेम्परेचर पे 240 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेना, रिटॉर्टिंग टेम्परेचर, है ना। रिटॉर्टिंग टेम्परेचर 240 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं कुछ देर के लिए, इस तरह स्टरलाइज करते हैं मेटल को, इन केन को, डब्बों को, ठीक है, या पाउच हो तो पाउच को, जिसमें भी मतलब कि फिलअप किया है फूड मटेरियल, उन चीज़ों को क्या करना, स्टरलाइज करना, क्या कहलाता है, रिटॉर्टिंग कहलाता है। टेम्परेचर रिटॉर्टिंग टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टॉप द स्प्राउटिंग ऑफ अनियन ड्यूरिंग स्टोरेज। देखो
स्टोर जब करते हैं, प्याज का भंडारण करते हैं तो उगने लगते हैं, तो वो स्प्राउटिंग रोकने के लिए, अब यही घटना आलू में भी होती है। आलू में सबने देखा हुआ है, कंद में आँखें निकलने लगती है ना, आई बर्ड्स आने लगती है। तो वो रोकने के लिए क्या करना है? बोले रोकने के लिए आप स्प्रे करो मेलिक हाइड्रोजोइड का। लेकिन मेलिक हाइड्रोजोइड का जस्ट अपोजिट होता है GA, है ना, जिब्रेलिक एसिड। तो जब आपने स्प्रे कर दिया, लेकिन अब बुआई का समय आ गया, गर्मी में आपने स्प्रे, मान लो कि आपके यहाँ प्याज निकला, आपने स्टोर करके रख दिया और बढ़िया अगले सीज़न में आपको वापस से लगाना है या उपयोग करना है, या फिर आलू का उपयोग करना है, कंद का स्प्रे आपने कर दिया, उसके कारण डोरमेंसी आती है। मेलिक हाइड्रोजोइड की डोरमेंसी अब टूट नहीं रही है, अगर नहीं टूटेगी तो वो बराबर जर्मिनेट नहीं होगा। तो जो डोरमेंसी है उसको तोड़ने के लिए, वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? जिब्रेलिक एसिड का। ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, फिर इसके बाद और भी यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। नेप्थॉल एसिटिक एसिड A नंबर पे दिया हुआ है ना। तो नेप्थॉल एसिटिक एसिड के और भी कुछ काम होते हैं, जिनमें एक प्रमुख है नींबू को झड़ने से रोकना। जितने भी नींबू वर्गीय हैं, है ना, सिट्रस फ्रूट हैं, उनको झड़ने से रोकने के लिए नेप्थॉल एसिटिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। साथ में जिब्रेलिक एसिड जो है ग्रेप्स का साइज़ बढ़ाने में भी यूज़ होता है, अंगूर का आकार बढ़ाने के लिए भी, है ना। अंगूर में सबसे ज़्यादा स्प्रे होते हैं इस तरह के हार्मोनल स्प्रे की, यदि अपन बात करें तो, है ना। फिर इसके बाद अगला है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वेराइटी ऑफ केबेज। अर्ली वेराइटी प्राइड ऑफ इंडिया भी केबेज की वेराइटी है, अर्ली ड्रमहेड भी केबेज की वेराइटी है, पत्ता गोभी की, है ना। लेकिन यहाँ प्राइड ऑफ इंडिया इसका आंसर आएगा, और जो कि 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। चाहो तो इसको नोट कर लेना, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, है ना, कितने दिन में तैयार होती है? तो 75 डेज या 75 to 80 डेज, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है, पोटैटो ट्यूबर प्रोडक्शन स्टॉप्स टोटली एट अ टेम्परेचर ऑफ। यहाँ पे ट्रू जो है पोटैटो सीड की बात नहीं हो रही है, TPS की बात नहीं चल रही, यहाँ ट्यूबर की बात चल रही है, ठीक है। तो ट्यूबर प्रोडक्शन के लिए पहली बात तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जब पूछे, सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या है जिस पे खूब उत्पादन होता है आलू का, तो वो है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। 20 से बढ़ने पे धीरे धीरे घटने लगता है और 30 डिग्री पे जाके टोटली स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ यही पूछा है कि किस पे कंद निर्माण बंद हो जाता है? 30 डिग्री पे। अगला, टोमेटो फ्रूट क्रैक ड्यू टू। अब यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं 4 कि पहला है रिस्ट्रिक्टेड वाटरिंग, दूसरा है अ पीरियड ऑफ ड्रॉट फॉलो बाय हैवी वाटरिंग, देन ओवर वाटरिंग और इनसफिशिएंट वाटरिंग। यहाँ पे जो 3 आंसर जो नहीं है, एक तो है पानी बंद कर देना, दूसरा है बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देना, पानी खूब सारा दे देना, तीसरा है इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त मात्रा में सिंचाई करना, है ना। तीनों ही गलत है। यहाँ पे आंसर आएगा इसका कि एक लंबा सूखा यदि पड़ रहा है, बी वाला आंसर, कि लॉन्ग ड्रॉट, पीरियड ऑफ ड्रॉट, और उसके बाद में खूब तेज़ बारिश हो जाए, मतलब खूब सूखे के बाद अचानक से ज़्यादा पानी अगर आ जाएगा, तो फिर क्या होने लगता है कि अंदर और बाहर का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है और वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है अंदर, फ्रूट के अंदर, टमाटर के अंदर, लेकिन बाहर जो उसका कहें कि आउटर स्किन जो है या टमाटर का जो बाहरी भाग है वो वैसा ही रहता है, ठीक है, इसलिए वो फटने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूखे के बाद अचानक पानी देने से टमाटर के फल फटते हैं। ये तो हुई एक घटना, लेकिन यदि पूछे किस एलिमेंट की कमी से, किस पोषक तत्व की कमी से, तो फिर आंसर बदल जाएगा, वहाँ बोरोन आएगा, है ना, बोरोन आएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, द बेस्ट सोविंग टाइम। ठीक है भाई, अब ज़्यादा सही है। बेस्ट सोविंग टाइम ऑफ ट्रॉपिकल कैरेट इन द प्लेन रीजन, है ना। उष्ण कटिबंधी गाजर को मैदानी भागों में लगाने का समय कौन सा है? आंसर आएगा इसका मिड अगस्त से लेके तो बिगिनिंग ऑफ सितंबर, ठीक है, सितंबर के शुरुआत तक। हम सब जानते हैं कि गाजर कैरेट लगाने का टाइम होता है रबी सीजन में, लेकिन यहाँ कंडीशन है ट्रॉपिकल कैरेट, है ना, उष्ण कटिबंधीय गाजर को, और वो लगाया जा रहा मैदानी भागों में। तो फिर यहाँ आंसर क्या रहेगा? मध्य अगस्त से लेके तो सितंबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 114 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में तो हो गया अगस्त से दिसंबर, और यदि पहाड़ी क्षेत्र के लिए पूछता तो फिर आता मार्च से मई, है ना। पूषा मेघाली पूछा जाता है इसकी वैरायटी के बारे में, पूषा मेघाली, ध्यान रखना। तो यहाँ 3 बातें बताई है, रिपीट करके लिख लेना भैया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि विपटेल सॉरी पोटैटो इज ए नेटिव ऑफ, है ना, आलू उत्पत्ति स्थान कहाँ है आलू का? सब जानते हैं साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो भैया आलू के अलावा और भी है सोलेनेसी वाले जो साउथ अमेरिका से है।
तो कौन कौन है जरा इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आलू, टमाटर, मिर्च, कद्दू ये सब साउथ अमेरिका से है ना। पेरू, आलू के बारे में पूछा जाता है, पेरू से है, पेरू दक्षिण अमेरिका है ना। जबकि अफ्रीका से है गिलकी, तोरई, लौकी, करेला, मतलब कि आपके बेल वाले जो हैं वो अधिकांश अफ्रीका के हैं है ना। और साथ में तरबूज भी अफ्रीका का है। ये है ना, कद्दू और तरबूज में गड़बड़ होती है, कद्दू है अमेरिका का और तरबूज है अफ्रीका का। जबकि यूरोप से आती है मेथी, पत्ता गोभी है ना, और गांठ गोभी। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें नोट्स में आपके पास होगी। नहीं हो तो जहाँ भी हो उनको कलेक्ट करके एक साथ लिख लेना, याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। नहीं हो अगर आपके पास में तो बताना, हम लोग इस पे भी लेक्चर बना सकते हैं। वैसे आगे धीरे धीरे सभी टॉपिक पे मैं लेक्चर लाऊंगा, लेकिन एक साथ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पेपर ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अलग अलग एग्ज़ाम के जितने भी पेपर मेरे पास आते जा रहे हैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनको सुन लो। पेपर वैसे हो सकता है आपके पास में भी आ गया हो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या बन सकता है वो बातें मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो जो काम की चीज़ लगे आप नोट करते जाना। अगला है भैया 116 नंबर का क्वेश्चन, विपटेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज बाय। ठीक है, अब यहाँ पे विपटेल जो है डिसऑर्डर है और ये आ रहा है फूल गोभी में, और किसकी कमी से आ रहा है? मोलिब्डनम की कमी से। आपने सब ने सुन रखा है, लेकिन यही बोरान की कमी है बी ऑप्शन में, तो उसकी कमी से होता है ब्राउनिंग है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बटनिंग होता है नाइट्रोजन की कमी से। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ रखी है नोट्स में, नहीं पढ़ी है तो इनको पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है पोलिनेशन ऑफ रेडिश इज डन बाय, है ना, कि मूली में परागण किसके द्वारा। अब मूली के बारे में समझ लो आप पहले तो 117 नंबर के क्वेश्चन में, कि इसमें सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है, स्व अनिश्चितता पाई जाती है ना। मतलब परागण होता है, मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होते हैं, लेकिन फिर भी खुद पौधे में, एक ही पौधे में ही परागण नहीं हो पाता। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग टाइम में मेल फीमेल पार्ट का डेवलप होना भी हो सकता है एक कारण, हाइट हो सकती है एक कारण। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ ध्यान रखो कि स्व अनिश्चितता पाई जाती है, मतलब नेचुरली इसमें क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, प्राकृतिक रूप से ही पर परागण पाया जाता है। और वो कौन करती है? मधुमक्खियाँ करती है। अब ऑप्शन में आपके पास दो चीज़ें हैं, बी एंड हनी बी। तो यहाँ पे पहली बात तो क्वेश्चन ही कंट्रोवर्शियल हो गया है ना। यहाँ तो हनी बी आंसर ज़्यादा सही लग रहा है, लेकिन बी का मतलब भी तो वही है, बीज मतलब क्या है, वही मधुमक्खियाँ। लेकिन यहाँ अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो फिर ज़्यादा जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अपने को कि हनी बीज यही आंसर देना था, है ना, और यही दिया है अधिकांश लोगों ने। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है 118, हु एमंग द फॉलोइंग स्टडीड हेट्रोसिस इन ब्रिंजल। तो भैया सबसे पहले बैंगन में अध्ययन किसने किया? भारतीय वैज्ञानिक की बात है। तो भैया ये प्रश्न अपने आप में ही देखा जाए तो बहुत टफ है, नहीं पूछा जाना चाहिए, है ना। बैंगन में अध्ययन किसने किया हेट्रोसिस का? कोई यहाँ ब्रीडिंग का स्टूडेंट नहीं है जो यहाँ एमएससी पास आउट जो ब्रीडिंग के लिए एग्ज़ाम दे रहा हो, है ना। तो ये गलत क्वेश्चन है, ये एसआरएफ लेवल का, जेआरएफ लेवल का क्वेश्चन है जो आपको पूछ लिया है। लेकिन हर साल एक दो ऐसे बेवकूफ़ाना वाले क्वेश्चन आते हैं, और हमको फिर अपने कॉमन सेंस से आंसर लगाना है। जैसे यहाँ आपको एक आंसर देने के से अच्छा था कि आप लोग इसको ऑल ऑफ दिस ही लगाएं, है ना। तो यहाँ भी वही है, इसको रटना है सीधे और दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ से अच्छा प्रश्न ये होता कि वो पूछता कि सबसे पहले हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर का अध्ययन किसने किया। आंसर आता उसका शुल या सल, जिसको कहते हैं SHULL, 1914 में, है ना। तो ये ज़्यादा सही आंसर होता और ज़्यादा सही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता अपनी एग्जाम के लायक, है ना। अगला है पोटैटो ग्रीनिंग रिजल्ट इन। अब हम सब ने देखा है आलू खरीद के लाते हैं तो उसमें से कई बार आलू का कोई हिस्सा हरा भी दिखाई देता है। अब हरेपन के लिए जिम्मेवार है कि उस पर जो है अर्थिंग नहीं की गई, मिट्टी नहीं चढ़ाई गई, है ना। मिट्टी नहीं चढ़ने के कारण आलू सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, और सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने के कारण वहाँ एक टॉक्सिक इकट्ठा होने लगता है जो कि आलू में पहले से ही प्रेजेंट होता है, तेजी से बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आलू में टॉक्सिन का यदि नाम पूछ ले आपको तो नाम याद रखना भैया, ग्लाइको एल्केलॉइड टॉक्सिन, ग्लाइको एल्केलॉइड, GLYCOAL, है ना, KELOID, ग्लाइको एल्केलॉइड टॉक्सिन। तो ये आप समझ लेना, लिख लेना इसको। तो छिलके में पाया जाता है, और जो स्प्राउटिंग पोटैटो होते हैं जिनमें आँखें निकलने लगती है उनमें भी ये बढ़ने लगता है ग्लाइको एल्केलॉइड, है ना। तो यहाँ ग्रीनिंग के कारण क्या होगा, डेफिनेटली उसमें पोषक तत्व जो है वो घट रहा है, डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, है ना, पोषक मात्रा घट रही है उसकी, न्यूट्रिएंट वैल्यू घट रही है उसकी। तो भैया ये हो गया 119 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर पे आप लोगों को बोला गया है द मोस्ट कॉमन स्टेम सपोर्ट mechanism used by florist in
फ्रेश कट फ्लावर अरेंजमेंट इज, अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन डीप में पूछा अच्छा खासा। भूलना ये चाह रहा है भैया कि जो फूल हैं, है ना, इनमें बेस के लिए या आधार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, स्टेम को, तने को सपोर्ट देने के लिए किस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो फ्लावर बेचने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा गुलदस्ते बनाने वाले लोग जो होते हैं, या अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो दूल्हे की गाड़ी सजवाने कभी आप लोग पहुँचे हो तो वो गाड़ी के बोनट पे सामने जो है बढ़िया सा गुलदान बना के, वो आर्टिफिशियल फ्लावर भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन उनको बना के और बढ़िया सा एक फोम लेता है ना, ब्रिक्स जो होती है, अपनी ईंटें जो होती है, उनके शेप का एक फोम होता है ग्रीन कलर का, उस फोम के अंदर वो जो है फ्लावर की डंडियाँ घुसेड़ने लगता है और फिर टेपिंग कर देता है, देखा है। तो वो जो बेस था उसी को कहते हैं फ्लोरल फोम। फ्लोरल मतलब फूल, फोम मतलब फोम, है ना, तो फूलों को लगाने वाला फोम। अब ये जो फ्लोरल फोम होता है, देखा जाए तो ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, पोरस होता है, इसमें अंदर बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो उसके अंदर आसानी से वो डंडियाँ लग जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ और भी ऑप्शन दिए, चिकन वायर, जब आप लताएं लगाते हैं गार्डन के चारों ओर, तो लताओं को चढ़ाने के लिए जो है रस्सियों वाली एक नेट होती है, जाली होती है, उसको कहते हैं चिकन वायर, ठीक है। नेट पे सर्च करोगे सब दिख जाएगा। वैसे ही आपका जो है निडल पॉइंट होल्डर भी होता है, एक बेस होता है और उसमें कई सारी सुइयाँ निकली हुई होती है, ठीक है। उस सुई वाले हिस्से में हर एक सुई के अंदर एक एक जो है कट फ्लावर आपका है। कट फ्लावर मतलब समझ रहे हो, वो जो गुलाब होता है वैलेंटाइन डे वाला, जिसमें डंडी निकली हुई होती है इतनी बड़ी, है ना, हाँ गुलाब की बात हो रही है। तो गुलाब को वो निडिल के अंदर घुसेड़ दिया जाता है ताकि वो सारे गुलाब खड़े हुए रहें, बढ़िया अच्छा लुक आए, तो उसको कहते हैं निडिल पॉइंट होल्डर। निडिल लगी हुई है और उसी पॉइंट में लगाया जा रहा है गुलाब को ताकि होल्ड करके रखे, इसलिए निडिल पॉइंट होल्डर। तो यहाँ पूछा है मोस्ट कॉमन, यहाँ जो वर्ड है उस पर ध्यान देना, मोस्ट कॉमन। अगर आपको पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम सपोर्ट मैकेनिज्म, तो फिर ऑल ऑफ दिस आ जाता, लेकिन यहाँ मोस्ट कॉमन का है तो फिर फ्लोरल फॉर्म आएगा, है ना। तो किसी भी फूल वाले के यहाँ देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन स्टरलाइजिंग प्लांट ग्रोइंग मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड। ठीक है भैया, कि यदि आपको प्लांट ग्रोइंग मीडियम को स्टरलाइज करना है, निर्जीवीकृत करना है, क्यों, जीवाणु सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए, कोई पौधा लगाएंगे और उसको ख़राब कर देंगे वो, तो उसके लिए स्टीमिंग की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है स्टीमिंग। बेकिंग भी की जा सकती है ना। और केमिकल फ्यूमिगेंट का भी उपयोग किया जा सकता है। केमिकल फ्यूमिगेंट में हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रीन और आयोडोफॉर्म का यूज़ करते हैं, लिख लेना। बेकिंग ओवन में की जाती है, हॉट एयर ओवन में, है ना। और स्टीमिंग में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट के लिए रखते हैं, नोट कर लेना, स्टीमिंग में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट के लिए। तो यहाँ बेस्ट मेथड क्या है भैया, स्टीमिंग है ना। तो यहाँ वो पूछा है कि कौन सी मेथड यूज़ नहीं करते, तो नहीं करते में आएगा डी, डमरू। कीपिंग द ग्रोइंग मीडियम मोइस्ट फॉर 6 to 7 days। अब ग्रोइंग मीडियम को 6-7 दिन जो है नमी के साथ में रखेंगे तो उल्टा वहाँ फंगस पैदा हो जाएगी, है ना। तो ये तो ध्यान रखना है, उल्टा मॉइस्चर और फंगस का सीधा सीधा रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन 123, पॉपुलर कलर यूज्ड इन फ्लोरल ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ईस्टर सीजन इंक्लूड, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ये जो ईस्टर हॉलीडेज़ जो होती है ना, ईस्टर सीज़न जो होता है ये मार्च से मई के टाइम में होता है, स्प्रिंग सीज़न जो है उस टाइम पे आता है ना। तो ईस्टर में क्लासिक कलर जो यूज़ होते हैं पिंक, येलो और वाइट होते हैं, ये हमको रटना है, ठीक है। इन लैंडस्केप डिज़ाइन प्रॉपर्टी लोकेटेड प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर, 124 नंबर का क्वेश्चन है ना। इन लैंडस्केप डिज़ाइन प्रॉपरली लोकेटेड प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर कैन रिड्यूस हीट इंटेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। यदि आप उद्यान बना रहे हो, लैंडस्केप डिज़ाइन दे रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो वो स्ट्रक्चर जो है आपका टेम्परेचर को कम करने का काम करता है ना। हीट इंटेंसिटी को जो है वो कम करता है। नीड टू बी कंटिन्यूसली pruned and maintained, block the view of the front door, are not essential for a good landscape design। नहीं, यहाँ आंसर आएगा ए इसका, ठीक है, कि लैंडस्केप डिज़ाइन की यदि हम बात करें तो वो हीट इंटेंसिटी को कम करता है, रिड्यूस करता है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी गार्डन तैयार कर रहे हैं तो वो सीधे सनलाइट को तो रोकेगा ही। अगला है भैया
फॉर ऑप्टिमम वेस्ट लाइफ, वेस्ट मतलब यहाँ है गुलदान, और किसी भी गुलदान में क्या लगाते हैं, फूल लगाते हैं। गुलदस्ते में क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। तो उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, लंबे टाइम तक आप रखना चाहते हैं कोई गुलदान को ताज़ा बनाए रखना, मोस्ट ऑफ द कट फ्लावर्स शुड बी स्टोर एट अ टेम्परेचर क्लोज टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या 4.4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो वो लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होगा। जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। या फिर आप कोई महंगे अच्छे फूल लाए हैं या किसी ने आपको गिफ्ट किए हैं तो फिर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ना, कि ठंडा पानी उसके अंदर रखा जाए या ऐसी चीज़ें उसमें डाली जाए जो ख़राब ना होने दे। अब फिर ये स्टडी का जो है टॉपिक है, इस पे लंबी चौड़ी क्लास ली जा सकती है, तो यहाँ ज़्यादा डिस्कशन करना ठीक नहीं। आप टेम्परेचर याद रखो, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 4.4 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऑप्टिमम वेस्ट लाइफ के लिए। अगला है भैया 26 नंबर पे, अ टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इन विच द प्रोपोग्यूल रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज। ठीक है, आप प्रोपोगेशन की कौन सी मेथड है जिसमें प्रोपोग्यूल होता है, जो पार्ट जिससे आप प्रोपोगेशन कर रहे हैं वो पौधे में ही लगा होता है, अलग नहीं करते, जैसे कटिंग में अलग कर देते हैं, बडिंग में अलग कर देते हैं, लेकिन हमने देखा लेयरिंग में नहीं करते, है ना। एयर लेयरिंग आप लोगों ने देखा होगा कि अमरूद के पेड़ में, गुआवा में करते हैं कि शाखा पे ही जो है चीरा लगाते हैं और वहीं पे जो है ग्रोविंग मीडियम लगा करके पॉलीथीन बांध के उसको जो है रख दिया जाता है। तो प्लांट को जो शाखा है उसको अलग नहीं किया जाता है ना, तो लेयरिंग में करते हैं ऐसा। नेक्स्ट है द स्टेम दैट रिफर्स टू ऑल द प्लांट्स ऑफ ए फ्लावर कलेक्टिवली इज, द टर्म दैट रिफर्स टू ऑल द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर कलेक्टिवली। अब पेटल्स मतलब होता है पंखुड़ियाँ, ठीक है, हर एक फूल में कई सारी पेटल्स होती है, उन पेटल्स को मिला दो तो सारी पेटल्स मिलके कहलाती है कोरोला, ठीक है। तो सारी पेटल्स कोरोला, प्रत्येक पंखुड़ी क्या है, पेटल, मिला दो तो बन गया कोरोला, फ्लावर। अब फ्लावर के बीचों बीच में दो डंडियाँ निकली हुई होती है, पतली सी, है ना, और उस डंडी वाले हिस्से को कहते हैं स्टिमन, और स्टिमन के अंदर से ही मेल पार्ट यानी कि पोलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है। और ये फूल के नीचे आधार वाले हिस्से में जहाँ फूल जो है वो खिला है, और फूल खिलने के नीचे की तरफ जो है दो हरी हरी जो है दोनों तरफ पत्ती जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको कहते हैं सेपल्स, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। यहाँ सेपल, स्टाइल, कोरोला, स्टिमन सब के बारे में बता दिया। 10 वीक ग्रुप, अगला क्वेश्चन, 10 वीक ग्रुप वेराइटी ऑफ क्राइजेंथीमम मीन्स दे विल ब्लूम 10 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डेज। ये मतलब है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या चल रहा है तो इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा है डिटेल में। हाँ भाई, क्राइजेंथीमम जो है वो छोटे दिन की शुरुआत के 10 हफ्ते बाद में खिलती है, ठीक है, सितंबर से दिसंबर में। तो सितंबर एंड से छोटे दिन शुरू हो जाते हैं। हम छोटे दिन मतलब जैसे अभी ठंडी का टाइम रहेगा, छोटे दिन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आगे आने जब ठंडी आएगी तो आप देखते हैं सितंबर से जो है ठंड शुरू होने लगती है, हल्की फुल्की दिन छोटे होने लगते हैं। तो शॉर्ट डेज जो हैं उनसे 10 हफ्ते बाद, मतलब सितंबर से 10 हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 2.5 महीने। तो वही बात है कि नवंबर दिसंबर में वो खिलने लगते हैं। तो दे विल ब्लूम 10 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डेज। शॉर्ट डेज छोटे दिन शुरू होने के 10 हफ्ते बाद में वो खिलेगी, ब्लूम होगी, ये मतलब है उसका, है ना। तो पढ़ना, इस क्वेश्चन को रिपीट करके सुनना, बातों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था लेकिन समझ में आ जाएगा। कटिंग ऑफ पोटेड क्राइजेंथीमम आर प्लांट एट एन एंगल ऑफ इंक्रीज्ड ब्रांचिंग। सिंपल सी बात है कि जब आप कटिंग करते हो, कलम लेते हो क्राइजेंथीमम की, गुलदाउदी की, है ना, और उसको आप मीडिया में जाके लगाते हो, तो जब लगाते हो तो 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शाखाएं निकले। 3 से 4 इंच जो है ली जाती है, कटिंग ली जाती है और उसको लगाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है ना। तो यहाँ याद रखना, 90 डिग्री का एंगल याद रख लेना, काम की नई बात ही है गुलदाउदी के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड सक्सेसफुली इन 1950 इन पास्चर रिनोवेशन। पास्चर मतलब होता है घास का मैदान या चारागाह, और उसको रिनोवेट करने के लिए जीरो टिलेज का उपयोग किया गया सबसे पहले यूएसए में, है ना। ये यूएसए से ही आए हैं सारे वर्ड अगर देखा जाए तो, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, पावर टिलर सब यूएसए से, और 1950 याद रखना सबके लिए, ठीक है। लेकिन यदि पूछे कि वर्ड टिलेज जो है और जीरो टिलेज जो है और मिनिमम टिलेज किसने दिया, तो जेथरो टूल ने दिया, ठीक है। फादर ऑफ टिलेज भी कौन है, जेथरो टूल है। लेकिन फादर ऑफ जीरो टिलेज कह दे तो फिर जीबी ट्रिपलेट आएगा, मतलब कि
टिलेज के पापा जेथरो टूल, और जीरो टिलेज के पापा जीबी ट्रिपलेट, है ना, जीबी ट्रिपलेट, TRIPLET। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ होता है इसमें, ठीक है। मतलब जीरो टिलेज शब्द किसने दिया, तो जेथरो टूल ने दिया, लेकिन पापा कौन है, जीबी ट्रिपलेट है, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। हाँ भाई, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज द मेजर फंक्शन ऑफ इनर रो टिलेज इज, समझना जरा, है ना, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है टिलेज का, उसमें जो इंटर रो टिलेज जो होता है, मतलब जैसे आलू लगाए हैं, अब दो लाइन है आलू की, और उन दो लाइन के बीच में जो टिलेज किया जा रहा है, ठीक ठीक है, तो टिलेज प्रोसेस जो है वो क्यों की जा रही, तो उसका आंसर है मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सोइल मल्चिंग, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे गन्ने का खेत हुआ, मेनली गन्ना हुआ, आलू हुआ, या फिर आपका बनाना हो सकता है, तो जिनको भी मेड़ पे लगाया जाता है, बंड पे लगाया जाता है ना, रिज एंड फरो सिस्टम में जहाँ लगा हुआ रहता है, जहाँ थोड़ी सी डिस्टेंस रहती है दो रिज के बीच में, है ना, तो उन रिजेस के बीच की जो खाली जगह है वहाँ पे चारा बिछाली लेटर मटेरियल बिछा दिया जाता है, ताकि उसमें से क्या नहीं निकले, वीड्स ना निकले, है ना। तो ये मल्चिंग की जाती है किसके बाद में, जो जीरो टिलेज वाला ऑप्शन है। अब टिलेज का पर्पस क्या है, मान लो अपने यहाँ डोरा चलाया जाता है, कोल्पा चलाया जाता है ना, हेरो चलाया जाता है सोयाबीन में, क्यों चलाया जाता है, बोले वीड को ख़त्म करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, वीड कंट्रोल करने के लिए। तो वही चीज़ बोला है कि जब बीच में डिस्टेंस है तो वहाँ जीरो टिलेज कॉन्सेप्ट जो है, या मिनिमम टिलेज कॉन्सेप्ट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टिलेज के, कि बोले उसमें मशीनरी चलाने की जगह आप क्या करो, बोले मल्चिंग कर दो आप, तो मॉइस्चर भी बनी रहेगी और वीड भी नहीं निकलेगा, है ना। तो मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सोइल मल्चिंग, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी टिलेज, इनमें से कौन सा नहीं है। एक फसल की कटाई से लेके दूसरी फसल की बुआई तक का जो टाइम होता है वो प्राइमरी टिलेज का होता है, ठीक है। तो प्राइमरी टिलेज का में वीडिंग नहीं की जाती, वीड का कहाँ कंट्रोल करेंगे, वीडिंग कहाँ करेंगे, जब खड़ी फसल में आ रहा है तब निकाला जाएगा वीड, तो है ना। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें की जाएगी, यहाँ पे प्लविंग, प्लंकिंग और बायोलॉजिकल एनालिसिस, ये चीज़ें होंगी, लेकिन वीडिंग नहीं होगी। सब सोइलिंग इज, सब सोइलिंग मतलब समझना कि जहाँ कठोर परत होती है ज़मीन में नीचे, सब मतलब नीचे, है ना, सोइल में नीचे जब कठोर आवरण है तो उसको तोड़ना कहलाता है सब सोइलिंग। चीजेल प्लव का उपयोग होता है, यहाँ एक चीज़ कॉमन है ना, जो पूछी जाती है अलग अलग एग्जाम में सब सोइलिंग से रिलेटेड। तो यहाँ कुछ बातें बोली है कि ब्रेकिंग द हार्ड पार्ट, बिल्कुल सही बात है, कठोर आवरण को तोड़ना। नो इन्वर्जन ऑफ सोइल, कि सोइल को पलटना नहीं है, बिल्कुल सही बात है, केवल ये कठोर परत तोड़ता है, उसको पलटता नहीं है ना। बोथ ऑफ द अबव, दोनों बातें ऊपर की सही है, चीजेल प्लव आएगा काम में यहाँ पे इस काम के लिए, ये और याद रख लेना। अगला बोला है राइज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो भैया राइस के बारे में बोला है इंडिया एंड बर्मा आंसर है। वैसे यहाँ पे जो ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, तीनों ही गलत है। साउथ ईस्ट एशिया कहता तो सही आता, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया, उसमें भी पूछ ले तो इंडिया और बर्मा, है ना, इसमें भी इंडिया में पूछ ले कहाँ, तो साउथ इंडिया आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है, ठीक है। काफ़ी लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन ख़त्म कर ही देते हैं इसको अपन, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं, है ना, ज़्यादा डिटेल हो रहा है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, भाई इंडिया की है तो इंडिका है, जापान की होती तो जापानिका होती, है ना, जावा इंडोनेशिया की होती तो जावानिका होती। विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पेडी फील्ड, सबको मालूम है मीथेन। पशुओं में अगर पूछ ले तो रोमांथी या रूमिनेंट्स के पेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ना, और दूसरा पेडी फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है मीथेन। ये वही वाली है जिसको मोदी जी कह रहे थे चाय बना सकते हैं इस पर, है ना। तो देखना पेडी का खेत यदि हो, चाय बना के देख लेना वहाँ। द डेंट कॉर्न इज ऑल्सो नोन एज, डेंट, डेंट मतलब दांत, और दांत जैसी जो दिखे वो जियामेस इंडेंटा, है ना। अमेरिका में, यूएसए में प्रोडक्शन होता है इसका खूब। अगला है जियामेस इंड्यूरेटा, इंड्यूरेटा मतलब कि इंड्यूरेटा मतलब पॉपकॉर्न वाली, याद रखना भैया, इंड्यूरेटा पॉपकॉर्न वाली को कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इवर्टा कहते हैं पॉपकॉर्न वाली को, इवर्टा, है ना, गड़बड़ हो गया, इवर्टा है पॉपकॉर्न वाली। और ट्यूनिकेट जो है ये पोर्ड कॉर्न है, वाइल्ड टाइप की होती है, ट्यूनिकेट है पोर्ड कॉर्न, वाइल्ड टाइप। तो यहाँ तीनों ही ध्यान रखना भैया, है ना। अगला बोला गया है द वेट ऑफ सोरगम इज, वेट ऑफ सोरगम इज,
सॉरी, टेस्ट वेट ऑफ सोरगम, ठीक है। टेस्ट वेट ज़्यादा जल्दी में ऐसी गड़बड़ होती है। टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स दो बातें होती है। जब 1000 दानों का वजन हो तो उसको टेस्ट वेट कहते हैं, और 100 दानों, जब बड़े दाने हो तो 100 दानों का वजन देखा जाता है तो उसको इंडेक्स कहते हैं ना, सीड इंडेक्स। तो यहाँ सोरगम का याद रखना 25 से 30 ग्राम है ना। इन सोरगम प्लांट, अब देखो सोरगम से ही दूसरा क्वेश्चन भी उठा लिया। इन सोरगम प्लांट धुरीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, सबको मालूम है कि 30 से 35 दिन वाली अवस्था में जब ड्रॉट की कंडीशन हो, सूखे की स्थिति हो, बारिश के टाइम है, खेत में पानी तो देंगे नहीं, नेचुरल जो रेनफॉल होगी उसी पे डिपेंड है। तो यदि 30-35 दिन की स्टेज में अगर सूखा की स्थिति हो जाए खेत में, तो ज्वार की नई पत्तियों में इकट्ठा होने लगता है धुरीन, या उसी को HCN कह सकते हैं या प्रूसिक एसिड कह सकते हैं, लेकिन इकट्ठा हो रहा है नई पत्तियों के टिप पार्ट में, शीर्ष भाग में, बन रहा है जड़ों में, सिंथेसाइज हो रहा है रूट जोन में। तो दो अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ उसने पूछा सिंथेसाइज तो कहेंगे रूट जोन, अगर वो कहता है स्टोरेज तो फिर कहते हैं लीफ, लीफ में भी कहते हैं तो न्यू लीफ, न्यू लीफ में भी टिप ऑफ न्यू लीफ, है ना। और उसको खाने से जो है पशु मर जाते हैं क्योंकि साइनाइड है, जहर का काम करता है। अगला है भैया 141 उपास 120, 120 से 125 दिन में तैयार होती है, इसलिए 120 लगा दिया उसमें, ठीक है। अर्ली वेराइटी है, ठीक है। तो याद रखना भैया, उपास 120 वेराइटी है अरहर की, पिजन पी की, है ना, म्यूटेंट वेराइटी है, ऐसा ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 3 क्वेश्चन यहाँ बता दिए मैंने। इसका एक तो हार्वेस्टिंग का या टाइम बता दिया, मेच्योर होने का टाइम 120 से 125, दूसरा ये वेराइटी पिजन पी की, तीसरा ये म्यूटेंट वेराइटी है, चौथा ये अर्ली वेराइटी है ना। सोयाबीन सीड कंटेन, सोयाबीन के सीड में क्या होता है सब जानते हैं, 40-42% प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन रिच यदि पूछे लेग्यूम में तो वो सोयाबीन ही आएगा भैया, और 20% क्या होता है, ऑयल होता है ना। फिर आगे बोला गया है ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन, है ना। तो यहाँ ब्लैक ग्राम मतलब काला चना नहीं है, ये ध्यान रखना, कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, उर्द की बात चल रही है, तो ये है इंडिया का ही ओरिजिन है। फिर इसके बाद में अब ब्लैक ग्राम में और भी कई सारी बातें हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम 22, विग्नाम उनको नाम है, 24% प्रोटीन होता है। सोयाबीन, अगला सोयाबीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम USA इन 1960 में आया भैया सोयाबीन USA से भारत में, है ना। शुरुआत में काली सोयाबीन लगाई जाती थी, वर्तमान में येलो अपन देखते हैं, ठीक है। तो सोयाबीन के बारे में ऐसा ध्यान रखना, USA से आया है 1960, या एग्जैक्ट कहें तो 1963, और 42% प्रोटीन 20% ऑयल। थोड़ी देर पहले ही देखो, अब सोयाबीन से 2 क्वेश्चन उठा लिए उसने, है ना। अगला है भैया कि ग्रीन सीडेड ब्लैक ग्राम वेराइटीज़, ब्लैक ग्राम से देखो फिर से अगला 2 क्वेश्चन यहाँ ब्लैक ग्राम से उठा लिए सीधे। तो T77, अब रटने वाली बात है बेटा, ये तो रटना पड़ेगी, है ना। तो वेराइटी पे बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, ढेर सारी वेराइटीज़ हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट, सब जानते हैं कि ग्राउंडनट कहाँ की है, ब्राज़ील की है, यहाँ एक भी ऑप्शन नहीं है ब्राज़ील का, तो नन ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। ध्यान रखना, अरेकिस हाइपोजिया 40 से 42% ऑयल होता है, ऑयल का परसेंट पूछ सकता है। क्वेश्चन तो यहाँ बहुत सारे बन सकते हैं जो कल्टीवेशन में आपको दिखाई देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन विच वन डेवलप्ड बाय ग्राउंडनट पेग्स इन द सोइल, अब देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी ग्राउंडनट से उठा लिया, है ना, कि ग्राउंडनट में जो पेग्स होते हैं, जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग से जो धागे निकलते हैं उनको पेग्स कहते हैं। पेग्स, यहाँ पेग मतलब कुछ और मत समझना, है ना, वो जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है उसको पेग कहते हैं, और पेग ज़मीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ उससे फली बनती है, ग्राउंडनट पोड बनता है, ठीक है। तो उसी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ वही तो पूछ रहा है कि विच वन डेवलप्ड बाय ग्राउंडनट पेग, कौन इनमें से ग्राउंडनट पेग से डेवलप होता है, तो फ्रूट या उसकी फली। अगला है द सीड रेट किलोग्राम पर हेक्टेयर में फॉर सरसों मेन क्रॉप इज अबाउट, मेन क्रॉप सरसों की अगर है ना, तो वहाँ पे 4 से 6 किलोग्राम उसका आंसर आएगा पर हेक्टेयर सीड रेट, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड क्रॉप यदि कह देता, मेन क्रॉप नहीं कहता, मिक्स्ड क्रॉप कहता, तो वहाँ 1.5 से 2 किलोग्राम आता आंसर, फिर चेंज हो जाता। तो ये कंडीशन है, ध्यान रखना। अगला है अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ आंसर है 60/45 सेंटीमीटर, है ना, रो टू रो 60 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन यही चीज़ इंडियन कॉटन के लिए कहता तो 60/30 सेंटीमीटर था, 60x30 सेंटीमीटर। और यदि पूछे अमेरिकन कॉटन में 15 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट, और इंडियन में 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, है ना। तो एंट्रेंस में ये क्वेश्चन रिपीट होता है सीड रेट वाला भी, ध्यान रखना। और अमेरिकन कॉटन को ज़्यादा इरीगेशन चाहिए, 8 से 10 सिंचाई चाहिए, जबकि इंडियन कॉटन को 2 से 3 इरीगेशन में ही काम हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हुए यहाँ से कॉटन से। अगला भैया अमेरिकन, ठीक है, हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना भैया, द ओनली सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, लो
आ गया भैया एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो अब एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन में थोड़ा स्पीड में चलेंगे। द ओनली सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, मिल्क आएगा, सब लोग जानते हैं, है ना। फिर इसके बाद में अब वेजिटेरियंस की डाइट में मिल्क ही है प्रोटीन का सोर्स, है ना। ना वो चिकन, ना मशरूम, ना मटन, कुछ भी नहीं खाते। फिर इसके बाद अगला है व्हाट इज़ द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, 512 मिलियन। ये 2012 की जो पशु गणना हुई थी उसका डेटा है। लेकिन अगर लेटेस्ट डेटा की अपन बात करें तो 2019 में पशु गणना हुई, 18-19 में हुई। तो 2019 की पशु गणना के हिसाब से 535 मिलियन, है ना, पशु है इंडिया में। मतलब ये बढ़ गए 4.6%, 4.6% इंक्रीज, है ना, 2012 के कंपैरिजन। तो ये ध्यान रखना भैया, है ना। अब ये इसमें अलग अलग एनिमल्स का डेटा आप लोग पूछोगे, काऊ का कितना, बफेलो का कितना, तो मैंने पहले ही, है ना, कम्युनिटी वाला जो एक ऑप्शन आता है ऊपर, या शेयरिंग का जो ऑप्शन आता है फ़ोटो वगैरह, यूट्यूब पे जाना, मेरे चैनल पे ही आप हो ही तो यहाँ देखना, मैंने 2 फोटो डाले हुए हैं, ठीक है। तो दोनों में ही दिया हुआ है, पूरा डेटा दिया हुआ है, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, गधे, घोड़े, सबका दिया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर लेना, समय जब रहेगा तो मैं देख के उसका आंसर कर दूंगा। वैसे दिया है तो उसको आप लोग कॉपी कर लेना, डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। आगे दिया है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। अब ये पुराना डेटा है भैया, 2017 का पेपर है, तो 322 ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको आंसर देना है 375 ग्राम पर डे 2018 के हिसाब से, ठीक है। पंजाब में सबसे ज़्यादा पर पर्सन अवेलेबिलिटी है भैया मिल्क की, 1120 ग्राम। इसीलिए तो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े लोग होते हैं वहाँ के। और वर्ल्ड वाइड यदि पूछे तो 294 ग्राम पर डे पर पर्सन अवेलेबिलिटी है मिल्क की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हेवीएस्ट ब्रीड ऑफ काउ। सब जानते हैं यार, कांकरेज है ना। सबसे हेवीएस्ट ब्रीड यदि पूछे तो वो आएगी कांकरेज, पढ़ाया है मैंने, कांकरेज 420 किलो, है ना। और कॉकरोच 420 फ्रॉड नंबर, ऐसा बोलता हूँ। विच इज़ द हाईएस्ट मिल्क फैट प्रोड्यूसर बफेलो ब्रीड इज। मिल्क में फैट सबसे ज़्यादा भदावरी के मिल्क में 13%, है ना। तो याद रखना, भदावरी हाईएस्ट हीट टॉलरेंट ब्रीड, सबसे गर्म क्षेत्र ग्वालियर एमपी का, है ना, वहाँ रह रही है। और ज़्यादा गर्मी में दूध उबल के हो गया है कम, प्रोडक्शन हो गया है कम, 800 से 1000 लीटर हो गया है एक लेक्टेशन में 300 दिन में। लेकिन दूध में फैट 7% की जगह बढ़ के हो गया 13%, डबल, है ना। फिर इसके बाद का विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज फेमस बाय द नेम ऑफ पंच कल्याणी या पंचरत्नी के नाम से जाना जाता है नीली रावी को। पंजाब की नस्लें, पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, रावी, सतलुज, झेलम, व्यास, चिनाब, इसी, है ना। और इसीलिए नाम दिया पंचरत्नी या पंच कल्याणी। अब नीली रावी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिनिमम फेट होता है इसके मिल्क में, है ना, 4%, 5% लिखवाया है मैंने। तो इससे रिलेटेड यदि लेक्चर चाहिए ब्रीड से रिलेटेड ट्रिक के साथ में तो मुझे बताना। अगर बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड रही तो इस पर मैं लेक्चर बना सकता हूँ, ठीक है। आगे बोला गया है लाइफ स्पॉन ऑफ गोट इज़ 12 साल होती है भैया लाइफ, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन होती है, लेक्टेशन यदि पूछ लेता कि एक लाइफ में कितने, तो 10 लेक्टेशन आता, ठीक है। और लाइफ यदि पूछ लिया, प्रोडक्शन ईयर पूछ लिया, तो 12 ईयर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। द बक इज़ बेस्ट फॉर स्टड, स्टड पर्पज़ मतलब कि प्रजनन के लिए किस उम्र में तैयार हो जाता है, तो 2.5 साल में तैयार हो जाता है। बक मतलब नर, किसका नर, बकरी का नर मतलब बकरा, है ना। तो मेल गोट 2.5 ईयर में रिप्रोडक्शन काम आने लगता है, स्टड पर्पज से काम आने लगता है। इन गोट्स टाइम ऑफ मेटिंग और इनसेमिनेट आफ्टर ऑनसेट ऑफ हीट, मतलब कि हीट या फिर ईस्ट्रस के शुरू होने के कितने टाइम बाद में उसमें सीमन पहुंचाया जाता है, इनसेमिनेट किया जाता है, वीर्य सेचित किया जाता है। तो 10 से 12 घंटे बाद। काऊ के लिए भी यही आएगा, याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शीप ब्रीड रेयर्ड ओनली फॉर मीट प्रोडक्शन, कौन सी भेड़ है जो केवल मांस के लिए पाली जाती है। अब ये क्वेश्चन जो है स्पेशल है, क्यों, क्योंकि भेड़ पालन, शीप रियरिंग का पर्पज़ होता है मीट, उल प्रोडक्शन, और गोट रियरिंग का पर्पज़ होता है मीट प्रोडक्शन। लेकिन यहाँ ऐसी शीप है जो कि पाली जा रही है किसके लिए, मीट के लिए, मतलब पर्पज़ है गोट वाला, तो नेल्लोर। और यदि यहाँ पे अगर हम 3-4 और भी नस्ल की बात करें तो नेल्लोर, मांड्या, जालोनी, ये तीनों ही मीट पर्पज़ से पाली जाती है ना। और नेल्लोर के ऊपर बाल नहीं होते, या कहें बहुत छोटे होते, काटे नहीं जा सकते, ऊन नहीं काटा जा सकता नेल्लोर का। ये प्रश्न भी आता है ना, कि नेवर शोर्न किस ब्रीड का वुल जो है काटा नहीं जा सकता, तो नेल्लोर आएगा आंसर वहाँ पे। अगला है कि पश्मीना इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना काश्मीरी से मिलता है ना। अब काश्मीरी कश्मीर की है, पश्मीना है काश्मीरी, एक ही बात है। और उससे अच्छी क्वालिटी का ऊल मिलता है, ठीक है। उस ऊल को ही कहते हैं पश्मीना ऊल, मतलब
ऊल के नीचे रोएं पाए जाते हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल पश्मीना। अब पहाड़ी क्षेत्र में जितनी भी बकरियां होती, बकरी से मिलता है, भेड़ से नहीं मिलता। अब जितनी भी बकरियां होती, गोट्स होती है, उन सब से मिलता है पश्मीना पहाड़ों पे, लेकिन बेस्ट क्वालिटी वाला किससे मिलता है? काश्मीरी ब्रीड से या पश्मीना ब्रीड से मिलता है पश्मीना। लेकिन यहाँ काश्मीरी या पश्मीना नहीं दिया तो उस कंडीशन में लगाएंगे चेंगू। ठीक है, तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है पढ़ाते टाइम क्लास में सभी लोगों को, चेंगू, चंबा, चोकला, चंगथांगी, है ना, C4। तो ये ध्यान रखना, चेंगू, चंबा, चंगथांगी मेनली, है ना, और साथ में है काश्मीरी। तो ये ध्यान रखना भैया, काश्मीरी मिलता अगर ऑप्शन में तो काश्मीरी लगाते, लेकिन नहीं मिल रहा है तो फिर चेंगू, चंबा, चंगथांगी में से आंसर लगाएंगे। तो चेंगू मिल रहा है, चेंगू लगाया। अगला है नेकेड नेक इज। नेकेड नेक मतलब गर्दन पर बाल नहीं होते, है ना। ये इंडियन ब्रीड है मुर्गे की, है ना। तो हिंदुस्तानी, ये इंडियन ब्रीड है। ठीक है, तो अब इंडियन ब्रीड की क्या ट्रिक हो सकती है, तो सब लोगों को मैंने बता रखी है। काला कड़क टेली नेक, काला कड़क टेली नेक पंजाब की घाघस गैंग का असली बॉस है। काला कड़क टेली नेक पंजाब की घाघस गैंग का असली बॉस है। लिख लेना और नोट्स में जो लिखिए, जितनी भी आपके पास में ब्रीड, उनसे मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा। विच ब्रीड इज़ फॉर गेम पर्पस, खेल के लिए, है ना। लखनऊ के लोग, नवाबी शौक, पुराने लोग टाइम पास करते थे, क्या करें, मुर्गे लड़ाओ, तीतर लड़ाओ, तो मुर्गा लड़ाने के लिए, गेम के लिए प्रसिद्ध था असील, है ना। तो असील को गेम बर्ड कहा गया। आगे लखनऊ का मुर्गा। विच इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन, मुर्गी के शरीर का ताप 105 टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। पढ़ाते टाइम मैंने चार्ट में 107 पे डबल टिक करवाया है और बोला एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में, BHU में भी आया हुआ है, याद रखना 107। अगला है काविंग इंटरवल इन काउ शुड नॉट बी मोर देन, काविंग इंटरवल 12 से 13 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाय खराब मानी जाती है। तो काविंग इंटरवल क्या है, तो काविंग के बीच का इंटरवल। काविंग मतलब क्या है, बच्चे का जन्म, मतलब कि 2 बार बच्चे का जन्म हो, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको काविंग इंटरवल कहा गया है। ठीक है, अब 2 हैप्पी बर्थडे के बीच का टाइम, सीधा मतलब ये, मतलब एक बार भैयू आया तब से लेके तो दूसरी बार भैयू आए तब तक का टाइम। अब होता क्या है समझ लो शॉर्ट में, कि एक बार भैयू आया उसके बाद 2 से 3 महीने का रेस्ट वाला टाइम होता है। ठीक है, उस रेस्ट वाले टाइम पीरियड में काऊ को नॉर्मल होने में लगते हैं 21 डेज। नॉर्मल होने के बाद 1 से 1.5 महीने पे आता है फर्स्ट जो है ईस्ट्रस, पहला मधकाल। ठीक है, पहला मधकाल आते ही उसको प्रेग्नेंट नहीं करवा दिया जाएगा, वेट किया जाएगा। तो वेट किया जाएगा 2 से 3 महीने तक, इस टाइम को कहते हैं सर्विस पीरियड। और 2 से 3 महीने या एग्जैक्ट कहें तो 3 मंथ पर करवाया जाता है कॉन्सेप्शन या गर्भधारण। फिर चलेगा गर्भावस्था काल और साथ में चलता रहेगा मिल्क प्रोडक्शन भी, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब कहते हैं ना भैया गाय जनने वाली है, भैयू आने वाला है, दूध लेना बंद कर दो, इसको गाय कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो दूध लेना बंद कर दिया, वो टाइम कहलाता है ड्राई पीरियड। ठीक है, और उसके बाद होता है हैप्पी बर्थडे फिर से। तो ये जो बीच का पूरा टाइम पीरियड है इसको कहा गया काविंग इंटरवल, 2 हैप्पी बर्थडे के बीच का टाइम काविंग इंटरवल। ठीक है, तो जो जो बातें बोली है इसको चाहो तो पूरा कॉपी पे नोट करके एक बढ़िया से चार्ट बनाना, तो सारी चीज़ें समझ जाओगे। ड्राई पीरियड क्या है, सर्विस पीरियड क्या है, लैक्टेशन पीरियड क्या है। ठीक है, और इसमें से अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, आंसर देना मुझको कमेंट बॉक्स में कि किन 2 टाइम पीरियड से मिल करके काविंग इंटरवल बनता है। ब्यात जो है अंतराल जो है, काविंग इंटरवल जो है, किन 2 समय अंतरालों से मिलकर के बनता है। जिसने सही आंसर दिया उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर में लूंगा मैं। अगला, इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग डिक्रीज। इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग जो है इसमें क्या घटता है, हम जानते हैं इन ब्रीडिंग अंतः प्रजनन, निकट संबंधियों को मिलाना, अंडर 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 पीढ़ी वालों के बीच में प्रजनन करवाना। आप सोचो कि एक ही नस्ल के हैं, जर्सी जर्सी, है ना, या अपने इंडियन में ले लो गिर गिर, है ना, या तुम मालवा में है तो देख लो मालवी मालवी। अब मालवी का नर, मालवी की मादा, दोनों ही 6 पीढ़ी के अंदर अंदर वाले हैं और उन दोनों में ही प्रजनन करवाया जा रहा है। तो मुझे बताओ कोई नया कैरेक्टर आ जाएगा बाहर से कि जो चले आ रहे थे वही रहेंगे? तो बोले जो चले आ रहे वही रहेंगे। तो इसीलिए वेरिएशन घटेगा। उसने प्रश्न में पूछा है डिक्रीज, क्या घटेगा? वेरिएशन घटेगा, विभिन्नता घटेगी, है ना, असमानता घटेगी, नया गुण नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रॉस ब्रीडिंग इंक्रीज, है ना। अब 2 अलग अलग ब्रीड ले ली है, ठीक है, जर्सी और सिंधी ले ली तो क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। अब क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे तो क्या बढ़ेगा? तो बोले आधे गुण जर्सी के आएंगे, आधे गुण जो है सिंधी के आएंगे। अब दोनों के नए नए जब गुण आएंगे तो प्रोडक्शन, एक से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक से बॉडी वेट बढ़ेगा, एक से फेट बढ़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। हाइब्रिड विगर आएगा, कुल मिला करके शंकर ओज आएगा, बिल्कुल शक्तिमान बन जाएगा, है ना। तो इसी को कहा गया है। तो यहाँ आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। हाइब्रिड विगर भी बढ़ रहा है, शंकर ओज बढ़ रहा है। शंकर ओज मतलब गुणों में माता पिता से भी अच्छी हो जाना संतान का, बिल्कुल हो ही जाती है।
आपके पास जो संकरण के उदाहरण लिखे हुए उस उदाहरण में पहला उदाहरण ही पढ़ लेना, आप लोग समझ जाओगे। करण स्विस, ठीक है, किसका क्रॉस है? ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है ना। तो करण स्विस में आप देखोगे उसका उत्पादन साहिवाल से बढ़कर के है। अब कितना बढ़कर के है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है भैया 168 नंबर पे, मेटिंग अमंग अनरिलेटेड प्योर ब्रीड एनिमल। अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया जिस साल पूछा है ना। ब्रीडिंग से क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होंगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। जरा सी बात है। अब जैसे यहाँ कहा कि ब्रीडिंग अमंग अनरिलेटेड प्योर ब्रीड, मतलब कि असंबंधी शुद्ध पशुओं में प्रजनन करवाया जाए, है ना, विद इन द ब्रीड। अब काम की बात यहाँ है विद इन द ब्रीड। अब लोग ध्यान नहीं देते, केवल क्या पढ़ा? अमंग अनरिलेटेड प्योर ब्रीड, और आंसर ठोक देते हैं सीधा क्या? क्रॉस ब्रीडिंग। पहला ही ऑप्शन दिया है क्रॉस ब्रीडिंग, लेकिन आंसर होता है इसका सी, आउट क्रॉसिंग, क्योंकि उसने आखिरी की लाइन में क्या कहा? विद इन द ब्रीड। मैंने अंडरलाइन किया उसको, देखो, मतलब एक ही नस्ल के अंदर। क्रॉस ब्रीडिंग में तो भिन्न भिन्न नस्ल लेते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स लेते हैं। यहाँ बोला है विद इन द ब्रीड, मतलब कि सिंधी का मेल तो सिंधी की ही फीमेल, है ना। और ऐसा कब करते हैं? जब अनप्रोडक्टिव को प्रोडक्टिव में बदलना हो, अनुत्पादक को उत्पादक में बदलना हो। और ये किस मेथड में होता है? ये होता है आउट क्रॉसिंग में। आई बात समझ में, है ना। तो भिन्न संकरण का उदाहरण है ये। पढ़ना क्वेश्चन को फिर से, और जो मैंने बोला इसको वापस से बैक में जाके सुनना, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कंफ्यूज मत होना क्रॉस ब्रीडिंग के साथ। अगला है, इन ऑर्डर टू कीप फीमेल काव्स ग्रोइंग प्रॉपरली वी मस्ट सेपरेट बुल काव्स एट। अब भैया ऐसे बाद बछड़ा बछड़ी हो जाते हैं बड़े बड़े, है ना। बछड़ा हरकत करना शुरू कर देता है फालतू वाली, तो साथ साथ नहीं बांधेंगे, उनको अलग अलग बांधेंगे। तो यही बोला है कि इन ऑर्डर टू कीप फीमेल काव्स ग्रोइंग प्रॉपरली, है ना, वी मस्ट सेपरेट बुल काव्स की, बुल काव्स से फीमेल को अलग कर दो 6 महीने में। 6 महीने में भैयू भैयू नहीं रहा, वो भैया हो गया है ना। और भी कई सारे कारण हैं। 6 मंथ पे वो डेवलप हो जाएगा रूमेन उसका, इसीलिए उसको चारागाह में चरने भेजने लगते हैं, इसीलिए 6 महीने पे दूध भी बंद कर देते हैं, है ना। तो कई सारी बातें हैं। 6 मंथ से फुल्ली वो पास्चर पे या फिर ग्रासलैंड पे डिपेंड हो जाता है, चारे पे डिपेंड हो जाता है। मिल्क किसी भी तरह का 6 महीने बाद नहीं देते। और केवल मिल्क कितने दिन देते हैं? तो 15 डेज तक देते हैं, 15 दिन तक देते हैं। 15 दिन पे क्या शुरू कर देते हैं? हे शुरू कर देते हैं, है ना। 2 सप्ताह पे हे, 4 पे साइलेज, 6 पे दाना, 12 पे चारा, हरा चारा, और 24 सप्ताह पे चारागाह। 24 सप्ताह मतलब 6 महीने सामने दिया हुआ है। तो ये ट्रिक बन जाती है, और ये ट्रिक मैं पढ़ाता हूँ सब लोगों को। नहीं मालूम हो तो पहला चैप्टर खोल के देखना, वीडियो दिए हुए हैं प्लेलिस्ट में, मिल जाएंगे पहले चैप्टर के वीडियो। वहाँ रूमेन जब पढ़ाया है मैंने तब ये सारी ट्रिक बताई है, बिल्कुल डिटेल में बताई है। आगे, विच मेडिसिन इज यूज्ड फॉर नेवल ट्रीटमेंट। सब जानते हैं भैया, काटी गई है नाभि वाले हिस्से से, जो नाभि नाल अगर काटेंगे तो 2 इंच छोड़ के उस पर टिंचर आयोडीन लगाएंगे। टिंचर आयोडीन नहीं मिलेगा तो स्प्रिट लगाएंगे, सरसों का तेल लगाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना। इन विच डायरेक्शन कैटल शेड शुड बी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले। जब सूरज उगे तो भी पूरे के पूरे शेड पे सनलाइट आए, और जब सूरज ढले उस टाइम भी पूरे शेड पे सनलाइट मिले, है ना। लेकिन दरवाजे अगर पूछता तो फिर कहते अपन कि भैया वो बनना चाहिए उत्तर पश्चिम में, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है भैया, काफ स्टार्टर मस्ट कंटेन। अब काफ स्टार्टर, बछड़े का शुरुआती आहार में क्या हो? भैयू छोटा है, उसको बड़ा होना है, और बड़े होने के लिए चाहिए है प्रोटीन। शरीर के बढ़वार के लिए प्रोटीन चाहिए, इसीलिए छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है ज़्यादा, तो प्रोटीन मिले। तो 20 से 23% डीसीपी और 70 से 75 टीडीएन। यही 20 से 22% प्रोटीन ही चूजों के लिए भी आएगा, चिक्स में जब मुर्गी पड़ोगे तो वहाँ मिलेगा। तो ध्यान रखना दोनों ही जगह, है ना। अगला क्वेश्चन, इन यंग बुल डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। दुनिया में कहीं भी विटामिन ए की कमी हो तो समझना आंखों से संबंधित रोग आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर है, दिमाग लगाना ही नहीं। पीएच ऑफ एक्सीलेंट साइलेज। दुनिया की कोई एग्जाम नहीं चाहे एनिमल हस्बेंड्री पूछे और साइलेज का पीएच ना पूछे, है ना। एक्सीलेंट या अमेरिकन जो है 1942 में शायद ये दिया हुआ था। अब मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कौन सी सोसाइटी, कौन सा ये इंस्टीट्यूट था, है ना। तो अब वो डिटेल में जाएंगे तब वो ध्यान आएगा। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी याद रखो कि ये जो क्लासिफिकेशन था, इसके अकॉर्डिंग जो पीएच होता है एक्सीलेंट साइलेज का, वो होता है 3.5 to 4.2। मतलब जितनी अच्छी साइलेज उसका पीएच उतना कम, है ना। और अम्लता बढ़ेगी, लेकिन अम्लता भी 2 अम्ल से होती है, एसिटिक और ब्यूटायरिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से अच्छी एसिटिक, बुरी ब्यूटायरिक, ऐसा याद रखना। तो एसिटिक ज़्यादा हो, ब्यूटायरिक कम हो, ठीक है। और उसमें पूछा जाए तो पीएच भी कम हो, एसिडिटी बढ़ेगी तो पीएच होगा कम,
pH स्केल में देखोगे तो पता चलेगा ऐसा, है ना। तो 3.5 to 4.2 एक्सीलेंट, फिर 4.2 to 4.5 वेरी गुड, 4.5 to 4.8 आ जाएगा गुड, और मोर देन 4.8 होगा पुअर क्वालिटी, खराब वाली, है ना। तो ये हो गया सर्वोत्तम, बहुत अच्छी, अच्छी और ख़राब। तो ये चार्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा, नहीं हो तो बताना, अपने पीएटी वाले ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं भैया ज्वाइन हो जाना, 9691829192, ठीक है। नंबर सबको मालूम है व्हाट्सएप के, ज़्यादा फालतू बकवास मत करना उस पर, केवल हाई हेलो लिख के बोलना कि भैया जोड़ लो पीएटी का स्टूडेंट, और 2 डिटेल चाहिए मुझे, नाम और तहसील, ठीक है, और कहाँ अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, सेल्फ कर रहे हो, किसी कोचिंग में है, और कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भैया मैं फलाने कोचिंग का हूँ तो आ सकता हूँ कि नहीं, कि ढिमके कोचिंग का हूँ तो जुड़ेगा कि नहीं। जो भी धर्म प्रेमी जनता आना चाहती है, करंट डेटा, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन के लिए क्रॉप एनिमल के, वो सब लोग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पीएटी, सीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू, जितने भी लोग हैं, स्टेट पीएटी किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी केट हो, चाहे सीजी पीएटी हो, चाहे एमपी पीएटी हो, या राजस्थान का जेट हो, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाट परसेंट ऑफ ड्राई मैटर प्रेजेंट इन व्हीट भूसा, सिंपल सा भूसा ही लिख दिया, व्हीट स्ट्रॉ कहते हैं उसको, है ना। तो व्हीट स्ट्रॉ में ड्राई मैटर कितना, 90% सूखा, बिल्कुल सूखा ही तो होता है गेहूं का भूसा, है ना, खा के देखना, 90% ड्राई मैटर है, मतलब जो बच गया 10% वो क्या है, वो मॉइस्चर है, नमी है ना। तो खलियों में, भूसे में, दाने में, है ना, हस्क में, चूनी में, छिलके में, इन सब में 90% क्या होता है, ड्राई मैटर। एक पूरा चार्ट बना हुआ है, 4 पॉइंट है, अब मैं पॉइंट नहीं बताऊंगा, वहाँ सीक्वेंस में तुमको सारी चीज़ें मिलेगी, लूसन बरसिम भी मिलेगा, ग्वार भी मिलेगा, बाजरा ज्वार भी मिलेगा, मक्का मिलेगी, सारी चीज़ें, और वहाँ एक ट्रिक बनती है, ठीक है। तो उसको पढ़ना, समझ जाओगे नोट्स में। वाट परसेंट ऑफ ड्राई मैटर हो गया इन काउ, फर्स्ट रिंग ऑफ हॉर्न, पहली रिंग हॉर्न पे एक फॉर्मूला R+2 आपने पढ़ा है, R मतलब नंबर ऑफ रिंग्स, और 2 उसमें ऐड कर लेंगे। इनने कहा पहली रिंग मतलब R की जगह रख दो 1, और +2 मतलब 3 साल पे पहली रिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भैया। अगला, द मोस्ट द मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन इन केटल्स, कौन सी बेस्ट मेथड है भैया एज डिटर्मिनेट, तो वो है डेंटल फॉर्मूला, दांतों को देख करके। इसीलिए गांव में तुमने सुना होगा 2 दांत वाली गाय, 4 दांत वाली गाय, दांत देख के उम्र ज्ञात कर लेते हैं, है ना। डेंटल फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर स्थाई का कहे तो अस्थाई का कहे 0030/4030, है ना, और 0033/4033, ये हो गया स्थाई का, ठीक है। एक टेम्परेरी, एक परमानेंट, डेंटल फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। तो इसमें आप समझ जाओगे, ये जोड़े में होते हैं, ऊपर के जोड़े नीचे के जोड़े जोड़ लेना, जो मैंने बोला है। जैसे परमानेंट में बोला 0033/4033, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों के पेयर यदि जोड़ोगे तो 32 दांत आ जाएंगे, 32 ही कहते हैं ना अपन, तो 32 आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तो ये बेस्ट मेथड है डेंटल फार्मूला। हॉर्न से, हूफ से, जनरल अपीयरेंस से जो उम्र ज्ञात करते हैं उससे गलत होने की संभावना होती है। डेंटल फार्मूले में भी +- 6 मंथ होने के चांस होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड डेंटल फार्मूला मेथड है। बाय स्कोर कार्ड मेथड मैक्सिमम नंबर इज गिवन ऑन, स्कोर कार्ड मेथड में सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं अडर को, अयन को, है ना, 34 मार्क्स तक दिए जाते हैं अडर को, या मेमोरी स्ट्रक्चर को भी कह दिया जाता है, या मिल्क स्ट्रक्चर को कह दिया जाता है। तो अडर याद रखना। मैक्सिमम एक प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, मुर्गी की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली, है ना, मेडिटेरियन ब्रीड होती है। मेडिटेरियन में भी सफ़ेद लेग हार्न, जो तुमने सड़कों पे वो गाड़ी जाते देखी होगी बास मारने वाली, जिसमें सफ़ेद मुर्गियाँ पिंजरे में दिखती है, वाइट लेग हॉर्न ही है, ठीक है। तो अंडा उत्पादन सबसे ज़्यादा वाइट लेग हॉर्न का होता है ना। आगे बढ़ते हैं, और लार्जेस्ट एग ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड बाय, ये भी वाइट लेग हॉर्न। अब डिटेल में कि कितने अंडे मिलते हैं, साइज़ क्या होता है, वजन क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पोल्ट्री फार्मिंग के टॉपिक में मिलेगी, है ना। तो उसको पढ़ना भैया, नहीं कुछ समझ में आए तो क्वेश्चन करना, समय मिलेगा तो आंसर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड बर्ड इज कॉल्ड, जो अंडा उत्पादन देने वाले पक्षी उनको लेयर कहते हैं, मांस वाले को ब्रॉयलर कहते हैं, ठीक है। केपन या खस्सी या खच्ची कहते हैं जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, ठीक है। आगे भैया, हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर एग प्रोड्यूसिंग पोल्ट्री, मुर्गियों को जहाँ रखा जाता है वहाँ 2.5 से 3 स्क्वायर फीट स्पेस दिया जाता है अंडे देने वाली मुर्गी को, लेयर को 3 स्क्वायर फीट एग्जैक्ट आंसर, और 1 स्क्वायर फीट आंसर आएगा ब्रॉयलर के लिए, ठीक है। स्टार्टर फीड कंटेंट मैक्सिमम ऑफ, जो स्टार्टर का फीड है, आहार है, उसमें क्या देना चाहिए, तो प्रारंभिक आहार में प्रोटीन देना चाहिए, चाहे मुर्गी का बच्चा हो, चाहे पशु का हो, चाहे इंसान का हो, सबको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए।
मोस्ट डेंजरस डिसीज ऑफ चिकन। चिक्स कह देता तो आंसर बदल जाता, यहाँ चिक्स कहता तो वाइट डायरिया आंसर आता, ठीक है। लेकिन यहाँ चिकन कहा, मुर्गियों का, तो मुर्गियों का वयस्क मुर्गी में रानीखेत सबसे गंभीर खतरनाक बीमारी है, पैरामिक्सो वायरस से होती है। रानीखेत जगह पे इंग्लैंड में न्यू कैसल में देखी गई थी सबसे पहले, इसलिए रानीखेत नाम दिया अपने यहाँ, ठीक है। मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज ऑफ पोल्ट्री इज रानीखेत, बट मोस्ट हार्मफुल डिसीज ऑफ चिक्स, चूजों की सबसे खतरनाक बीमारी तो बेसिलरी वाइट डायरिया, BWD या पुलोरम भी कहते हैं, है ना, साल्मोनेला पुलोरम बैक्टीरिया से होती है ना। पैरामिक्सो वायरस से होता है रानीखेत। विच डिसीज स्प्रेड थ्रू वायरस इन केटलीज, वायरस से भैया फुट एंड माउथ डिसीज फैलती है। फुट एंड माउथ डिसीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ इंडियन केटल, भारतीय पशुओं का सबसे कॉमन डिसीज कौन सा है, तो फुट एंड माउथ। पिछली बार जो BHU का पेपर सोल्व किया उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था, भारतीय पशुओं में मोस्ट कॉमन बीमारी है, सामान्य बीमारी है, ठीक हो जाती है अपने से, खतरनाक है विदेशी पशु के लिए, उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है, जिनमें 2 खुर पाए जाते हैं या खुर बीच में से कटा हुआ होता है, गाय भैंस की तरह, ना कि गधे घोड़ों की तरह। तो गाय भैंस में यहाँ खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं, ठीक है। ठीक करने के लिए फुटबाथ करवाते हैं, जिसमें गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे 1 से 2% वाला जो है कॉपर सल्फेट भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, उसमें उतारा जाता है किसको, पशुओं को, और जब उनके खुर डूबते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, फुट एंड माउथ डिसीज में करते हैं। अगला, एंथ्रेक्स इज कॉज बाय, बैक्टीरिया से भैया, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया है। मोस्ट हार्मफुल डेंजरस डिसीज ऑफ एनिमल्स, 100% मोर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर इसमें होती है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, होने के बाद में मरना तय है, ठीक है। और एंथ्रेक्स जो है वो नहीं होती बर्ड्स में, और नहीं होती है बोना सुअर, ड्वार्फ पिग में, और साथ में अल्जेरियन भेड़ में। डिटेल में पढ़ना हो डिसीज़ के बारे में, और कई सारे लोगों को डाउट मुझे लगता है डिसीज़ में होंगे ही, अगर डिसीज़ पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, अपन लाइव क्लास ले सकते हैं डिसीज़ की, ठीक है, या किसी भी टॉपिक की जिस पे आपको डाउट हो, है ना। तो ग्रुप में पहले अगर जुड़ जाना, नहीं जुड़े हो तो वहाँ डिस्कशन करना कि भैया किस चीज़ का आप लोगों को लेक्चर चाहिए है, कहाँ डाउट है, उस पर अपन लोग लाइव क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पे, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स इज कॉज बाय, हो गया ये तो। अगला है सीवियर ब्लोट इज रिमूव्ड टू बाय विच टूल्स, ठीक है, किस उपकरण की सहायता से खतरनाक ब्लोट को ठीक किया जाता है या गैस को बाहर निकाला जाता है। तो गैस निकालने के लिए सुआ होता है, जिसको ट्रोकर कैन्यूला कहते हैं। ट्रोकर मतलब कि सुई, कैन्यूला मतलब हत्था, इसको लगा करके और पेट में लेफ्ट साइड में घुसेड़ दिया जाता है रूमेन के अंदर, तो रूमेन पंचर हो जाती है, उसमें बारीक सा छिद्र हो जाता है, उससे हवा बाहर निकल जाती है ना। उस निकली हुई हवा जो है उसके बाद में उस छिद्र से ही तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल अंदर इंटर करवाया जाता है, या एल्विनॉक्स लिक्विड पहुंचाया जाता है, तो गैस बनना बंद हो जाती है, ठीक है। क्या बोले, क्या खिलाना चाहिए, तो गेहूं का चोकर खिलाना चाहिए, ठीक है, जिसको गैस बन रही है उसको। आगे भैया, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, सबको मालूम है फुल हैंड मिल्किंग जो है बेस्ट मेथड है। नकलिंग मेथड अंगूठे वाली खराब विधि है। चुटकी विधि जो है उससे पूरा दूध आसानी से नहीं निकलता है। तो बेस्ट क्या है, फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त दोहन, तो पूरे हाथ का उपयोग करना बेटा, ठीक है, दूध निकालने के लिए। विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मोर देन 100, है ना। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मिल्क का मोर देन 100.5 एग्जैक्ट यदि पूछे तो 100.5 डिग्री पानी दूध उबलने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट है। विच फैक्टर अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ मिल्क, अब दूध के संगठन को स्पीसीज, जाति प्रभावित करती है। गाय और भैंस दो अलग अलग जातियाँ, दोनों के दूध का संगठन, फेट अलग अलग होता है, नस्ल भी प्रभावित करती है। जर्सी के दूध में अलग फेट मिलता है, अपनी भारतीय जो गाय होती है उसके दूध में अलग फेट मिलेगा, है ना। साहिवाल के दूध में अलग फेट है, और जो है सिंधी के दूध में अलग फेट है। आहार का भी प्रभाव पड़ता है, बढ़िया उसको बिनोले की खली खिलाओगे, कॉटन सीड केक खिलाओगे तो कंपोजिशन अलग मिलेगा, है ना, नहीं खिलाओगे तो अलग मिलेगा। तो सारी ही चीज़ें प्रभावित करती है। विच हार्मोन हेल्प्स इन लेट डाउन ऑफ मिल्क, देखो मिल्क से बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो दूध को उतरने के लिए, पसवाने के लिए, अपन देखते हैं भैयों को जैसे छोड़ते हैं थोड़ी देर में थन भर जाते हैं दूध से, तो न्यूरॉन हार्मोनल रिफ्लेक्स प्रोसेस काम करती है इसमें। ये कपाल वाले हिस्से में बीच में पीयूष ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि का पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि वाले हिस्से से हार्मोन निकलता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है 3-4 काम के लिए जिम्मेदार होता है। फिलहाल में दूध उतार रहा है ना, तो ये ब्लड में मिलता है, 40 सेकेंड में ब्लड पहुंचता है बॉडी में, और वहाँ एल्वियोलाई कोष में जाके ये हार्मोन्स कहता है कि भैया भूख लगी है, भैयू को आया हुआ है वो। तो एल्वियोलाई जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं, और जो दूध है वो लेट डाउन होने लगता है, ऊपर से नीचे आने लगता है थन की तरफ, इसको कहा दूध का उतरना।
पसवाना या लेट डाउन ऑफ मिल्क और रिस्पॉन्सिबल हुआ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के और भी काम है, दूध निकालने के साथ और भी निकालने वाले जितने भी काम हैं, जैसे बछड़े को जन्म के समय बाहर निकालना ऑक्सीटोसिन का वर्क है, ठीक है। तो ये काम करता है ऑक्सीटोसिन, या बछड़े के जन्म के बाद प्लेसेंटा को बाहर निकालना तो भी ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार है, इसीलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं यदि प्लेसेंटा ना निकले तो, है ना। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा निकालता, प्लेसेंटा निकालने में रिप्लेंटा दवाई भी देते हैं ना, याद आ गया तो ध्यान रखना। तो ये हो गया भैया। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है अगला है मिल्क शुगर इज ऑल्सो नोन एज। मिल्क शुगर सबको मालूम है लेक्टोज होता है भैया, है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनी हुई होती है। लेक्टोज अपने सुक्रोज या गन्ने की शक्कर की तुलना में कम मीठी होती है ना, या 1/6 1/6 जो है गुना मीठी होती है, मतलब कि अगर देखा जाए तो सुक्रोज ज़्यादा मीठी है ना, लगभग आधी मीठी होती है लेक्टोज उसकी तुलना में। कच्चा दूध हो बिना गर्म किया हुआ उसको टेस्ट करना हल्का मीठा लगता है दूध, तो वो लेक्टोज के कारण ही होता है। इसी लेक्टोज को तो खा के लेक्टोबेसिलस जो लैक्टिक एसिड बनाता है और दूध दही में बदल जाता है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बफेलो मिल्क। तो 83% आएगा भैया, यहाँ ध्यान रखना। एक मोटा माटी अपन कहते हैं 86 to 87% है ना, एवरेज सबके लिए, लेकिन यदि स्पेसिफिक आपको बफेलो के लिए पूछे तो फिर 83% आएगा। गाय के लिए कहता तो 86 से 87% आता पानी, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सोलिड प्रेजेंट इन काउ मिल्क। तो टोटल सोलिड की अगर बात करें तो 13% होता है ना, उसमें से सोलिड नोट फेट SNF अलग कर दें तो वो 4% अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SNF टोटल सोलिड की बात करें तो 13%, और सोलिड नोट फेट की बात करते हैं तो 9% है ना, 4% अलग कर दिया जाता है उसमें। फिर अगला क्वेश्चन है भैया 194 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज। लेक्टोमीटर की सहायता से जो है विशिष्ट घनत्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है, लेकिन गर्बर मेथड से ज्ञात किया जाता है फेट परसेंट, है ना, और उसमें यूज़ होता है ब्यूटायरोमीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम फेट परसेंट इन घी। 99% घी में क्या है, फेट ही तो है। SNF वही आ गया, सोलिड नोट फेट इन फुल क्रीम मिल्क इज 9% आएगा, ठीक है, और जो फेट है वो कितना 4%, तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल सोलिड कितना हो जाएगा 13%, टोटल सोलिड 13 है ना, और टोटल की जगह अपन कह दे सोलिड नोट फेट की फेट हटा दो, नोट फेट हटा दिया है ना, तो उस कंडीशन में 9%। आगे अगला है मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू दही ड्यू टू। मिल्क दही में बदल जाता है लेक्टोबेसिलस के कारण बदलता है ना, तो स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस और लेक्टोबेसिलस वल्गेरिस, इसमें से भी मेनली क्या आ जाता है लेक्टोबेसिलस वल्गेरिस। लेक्टोबेसिलस क्या करता है, लेक्टोज को खाता है अभी बताया था, और लैक्टिक एसिड बनाता है ना। चर्निंग इज डन फॉर, तो सब ने सुना हुआ है बटर चर्नर, ठीक है, तो यहाँ पे दही बनाने में भी उपयोग होता है और क्रीम में भी होता है, लेकिन आपको कोई एक आंसर देना है तो क्रीम कहना है ना, क्रीम मेकिंग में। टेम्परेचर ऑफ UHT मतलब अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अधूरा है बेटा, क्या होता है जो आप लोगों ने स्टेशन पे देखा होगा, या अमूल के आपने वो डब्बे देखे होंगे दूध के फ्लेवर्ड मिल्क वाले, है ना, जिसमें इलायची फ्लेवर में अलग अलग फ्लेवर में दूध की बोतल रहती है। तो दूध तो बोतल में भर दिया है ना, अब दूध को तो पहले ही निर्जमीकृत कर लिया था, एयर टाइट कर दिया, लेकिन बाहर से बोतल को जो है अब वापस से निर्जमीकृत करने के लिए हाथ लगे हैं तरह तरह के, हैंडलिंग में जो है उसमें कंटेमिनेट होने के चांस होते हैं, तो बाहर से उसको स्टरलाइज करने के लिए 135 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सेकंड के लिए रखा जाता है। तो ये हुआ अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 डिग्री सेल्सियस। अगला है मैक्सिमम, जैसे थोड़ी देर पहले केन के बारे में बताया था, केनिंग के बाद में जो है रिटॉर्टिंग का टेम्परेचर, वैसा ही यहाँ पे है। आगे मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबको मालूम है यूपी आएगा। मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन पूछे तो यूपी। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क हाईएस्ट पंजाब, है ना, हाईएस्ट काऊ की पॉपुलेशन MP में, हाईएस्ट बफेलो पॉपुलेशन यूपी में, ये बातें ध्यान रखना। तो ये हो गए भैया 200 क्वेश्चन कंप्लीट आपके, है ना। तो वो लेक्चर कंप्लीट हुआ, कुछ बात अगर नहीं समझ आई हो तो कमेंट करना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा लेना भैया, और क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं दिख रही हो तो क्वालिटी सेटिंग अपने सेलफोन में जाना और उसको 360 480 पे कर लेना, ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में आपको डाउट हो क्रॉप एनिमल के और पढ़ना चाहते हो, वीडियो लेक्चर चाहते हो, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ आओ, वहाँ डिस्कशन करो, वहाँ मुझे बताना कि इस टॉपिक में डाउट है, तो उस पर हम चर्चा
कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो सेशन था इसमें इतना ही। 2017 का पेपर कंप्लीट हुआ। हाँ, कई लोगों की डिमांड है कि पिछले साल का पेपर, भाई मेरे पास पिछले साल का पेपर आज ही आया है। पेपर को मैं देखता हूँ क्या क्या कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसमें, डिटेल में क्या क्या बता सकता हूँ, तैयार करके अगले 1-2 दिन में मैं उसको डाल दूंगा, क्योंकि पीडीएफ बनने में टाइम लगता है। आप लोगों के पास एबीसी ग्रुप का पेपर यदि हो, या किसी के पास में कोई सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेपर यदि रखा हो, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए मैं उस पेपर को सॉल्व करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करके मैं सेंड करूँगा, पर मेरे पास पेपर यदि होगा तो आसानी से होगा। तो आप पेपर सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के लिए व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम है, 9691829192 है ना। चलो, आज काफ़ी हो गया है, आज इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। गुड बाय।